हेलो एवरीवन, आप सभी का आस्था महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं बीएससी प्रथम वर्ष की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो पहली बुक है आपकी, उसे हम शुरू करेंगे। पर उससे पहले मैं जो स्कूल लेवल से 12वीं से जो बच्चे पास आउट होकर कॉलेज स्तर पे आकर एडमिशन उन्होंने लिया है, तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ, उन छात्रों को बता देना चाहता हूँ कि हमें यहाँ पर केमिस्ट्री की जो है 3 बुक्स स्टडी करनी है। 12वीं तक हमने केवल एक बुक स्टडी करके एक पेपर दिया है। अब यहाँ पर हमें कॉलेज लेवल पर 3 किताबें जो हैं स्टडी करनी है। पहले आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरी आपकी फिजिकल केमिस्ट्री। तो आपको यहाँ पर तीनों किताबें स्टडी करनी है और 3 जो हैं पेपर यहाँ पर देने हैं। इसमें सबसे पहली मैं बुक जो है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसकी मैं बात करता हूँ। आपके देखो पेपर फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट और इसका भी पार्ट सेकंड हमें आज स्टडी करना है। पार्ट सेकंड में इसलिए पहले शुरू कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ जो पार्ट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको केमिस्ट्री पढ़ने और उसको समझने के लिए, क्योंकि इस पार्ट में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें जो है स्टडी करना है और आवर्त सारणी केमिस्ट्री की जान है और आवर्त सारणी हमें आना चाहिए। इसलिए मैं सेकंड पार्ट आपका शुरू कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट आपका शुरू कर रहा हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो पहले यूनिट है उसका, जिसमें आपका पार्ट सेकंड है वो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हमें क्या क्या स्टडी करना है, आवर्त सारणी के बारे में हमें क्या क्या अध्ययन करना है आज की क्लास में, तो हम उसे एक बार समराइज कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला टॉपिक आपका जो है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। इसका मतलब है परमाणुवीय एवं आयनिक त्रिज्याएं। दूसरा है आयोनाइजेशन एनर्जी। दूसरा आपका टॉपिक क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको हम बोलते हैं आयनन ऊर्जा। अगला टॉपिक आपका है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनकी हमें डेफिनेशंस बतानी है। और आगे जो अगला टॉपिक है इसी में मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन, इनको ज्ञात करने के तरीके या विधियाँ। उसके बाद इवोल्यूशन, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल एंड एप्लीकेशंस प्रेडिक्टिंग एक्सप्लेनिंग द केमिकल बिहेवियर। हमें वो सभी तथ्यों को एक्सप्लेन करना है जो इनके रासायनिक व्यवहार या रासायनिक व्यवहार में परिवर्तन को दर्शाते हैं। इसके बाद जो मुख्य आपका पहला टॉपिक है या इस यूनिट में हमें स्टडी करना है वो है आपका एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, परमाणुवीय एवं आयनिक त्रिज्याएं। सेकंड जो मुख्य टॉपिक है वो है आयोनिक पोटेंशियल या आयनिक विभव या आयनन विभव। तीसरा जो पॉइंट है आपका वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता। और चौथा टॉपिक आपका है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता। यहाँ तक आपको समझ में आता है। अब इसके बाद हम एक एक करके इन सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले हमें ज्ञात होना चाहिए कि आवर्त सारणी में कौन कौन से स्थान पर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं वो हमें ज्ञात होना चाहिए। क्योंकि अब तक स्कूल लेवल पर आप लोगों ने हाइड्रोजन से लेकर जिंक, जिसका परमाणु क्रमांक 30 होता है, वहाँ तक के एटम्स को सिर्फ रटा है। लेकिन यहाँ अब रटने से काम नहीं चलेगा। यहाँ अपने को सारे एलिमेंट्स के सिंबल याद होने चाहिए, उनके एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आना चाहिए, उनके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें अगर याद अपने को होगी तो मेरा मानना है कि आपको केमिस्ट्री पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट भी आएगा और बहुत आसान आपको केमिस्ट्री लगने लगेगी। तो मैं सिंपल से आपको यहाँ पर जानकारी दे देता हूँ कि पीरियोडिक टेबल में कहाँ कहाँ कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, किन किन को क्या कहते हैं। हालांकि मैं पीरियोडिक टेबल को लेकर एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, आप उसे देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में जाके।
तो देखो जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसे 7 आवर्तों और 18 वर्गों में विभक्त किया गया है। किसमें? 7 तो आवर्त और 18 वर्ग। जो आपकी आवर्त सारणी में हॉरिजेंटल लाइंस होती है उन्हें हम पीरियड कहते हैं या आवर्त कहते हैं, और आवर्त सारणी में जो वर्टिकल लाइंस होती है, जो खड़ी लाइंस होती है, उन्हें हम वर्ग या ग्रुप कहते हैं। देखो जैसा आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक आने वाली जो लाइन है, ये लाइन आपको दिख रही है, ये आपकी कहलाएगी, क्या कहलाएगी आपकी? ये पीरियड कहलाएगी। और ये जो है आपकी ये क्या कहलाएगी? ये ग्रुप कहलाएगी। ये तो पीरियड और ये ग्रुप। तो देखो आप यहाँ से 1 से लेकर ये 18 तक, तो 18 आपके वर्ग हो गए और 7 आपके पीरियड हो गए। देखो आप कहाँ 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आवर्त आपके आधुनिक आवर्त सारणी में है। तो देखो इन 7 में भी कहाँ कहाँ कौन कौन है? जो आपके वर्ग नंबर 1 से लेकर वर्ग नंबर 2 जो होते हैं आपके, ये दोनों एलिमेंट्स, ये कहलाते हैं आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहलाए? क्योंकि इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में प्रवेश करते हैं, इसलिए ये एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। तो यहाँ हम एस ब्लॉक की जब बात कर रहे हैं तो एस ब्लॉक को भी हमने 2 भागों में बांटा है। जो पहला आपका फर्स्ट ए होता है, ये होता है आपका क्षारीय धातुएं, और जो आपका सेकेंड ए होता है, ये होती है आपकी क्षारीय मृदा धातुएं, एल्केलाइन मेटल और एल्केलाइन अर्थ मेटल। ये हो गई एस ब्लॉक की बात। अब एस ब्लॉक में कौन कौन आते हैं? आपको इनके नाम सबको पता होंगे, नहीं भी पता है तो मैं हूँ आपको बताने के लिए। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। इसी प्रकार बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये हो गई अपनी एस ब्लॉक की बात। चलो कि सर इनको याद कैसे रखें? तो एक सिंपल सा मैं सेंटेंस पहले बता चुका हूँ आपको, है लीना की रब से फरियाद। इसको याद रखने का तरीका क्या है? हलीना की रब से फरियाद। और जो आपका सेकंड ये है, उसको याद रखने का क्या आपको मैंने बताया फॉर्मूला, वो है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, या हम कह सकते हैं बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। आती है बात समझ में? अब इसके बाद हम बात करते हैं पी ब्लॉक की। एस के बाद हम पी की बात करते हैं। तो वर्ग नंबर 13 से लेकर वर्ग नंबर 18 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट कौन कहलाएंगे? जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष के किसी कक्षक में प्रवेश करे वो सारे एलिमेंट पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएंगे। और इसके बाद मैं आपको बता दूं, वर्ग नंबर 3 से लेकर वर्ग नंबर 12 तक के जो एलिमेंट हैं ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये हो गई आपकी आवर्त सारणी की सिंपल सी जानकारी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। जो पहला आपका टॉपिक है वो है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। देखो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई जो होती है परमाणु वो आयनिक त्रिज्याएं। तो परमाणु एक इतना महीन पार्टिकल है, इतना छोटा पार्टिकल है कि उसके स्वतंत्र अस्तित्व तो है, लेकिन स्वतंत्र रूप से उसका जो है त्रिज्या का मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। तो उसकी त्रिज्या निकालने के लिए हमें प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष विधियों का उपयोग करना पड़ता है। और इनकी त्रिज्याएं जो होती है 3 टाइप की होती है, सहसंयोजक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या, वैन डर वाल त्रिज्या। जो एटम्स के मध्य पाई जाने वाली त्रिज्या कितने टाइप्स की होती है? वो होती है कोवेलेंट रेडियाई, मेटालिक रेडियाई और वैन डर वाल रेडियाई। अब बात करते हैं हम सहसंयोजक त्रिज्या की। सहसंयोजक त्रिज्या क्या होती है?
तो जो आपकी कोवेलेंट रेडियाई है, कोवेलेंट रेडियाई या सहसंयोजक त्रिज्या हम उसे कहते हैं जब कोई भी दो परमाणु सहसंयोजक बंध द्वारा आपस में जुड़े हुए हो तो उन दोनों परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। तो देखो इसे हम डायग्राम से समझते हैं। ये आपका एटम नंबर 1 और ये एटम नंबर 2, दोनों एटम हैं, समान हैं और इनके जो नाभिक हैं, इनके क्या केंद्र जो हैं, केंद्र किसी एक फोर्स द्वारा बंधे हुए हैं, वो फोर्स है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। और इन दोनों, भाई हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो कैलकुलेट नहीं कर सकते स्वतंत्र एक फ्रीडम एटम लेकर, लेकिन दो एटम के नाभिकों के बीच की दूरी ज़्यादा है तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं और कैलकुलेट करके उसको आधा कर दें तो हमें एक एटम की त्रिज्या पता लग जाएगी। तो यहाँ पर देखो एटम ए की जो त्रिज्या है वो आर ए है और ये आर बी है, लेकिन ये दोनों जुड़े हुए किसके द्वारा? सहसंयोजक बंध द्वारा। इन दोनों के मध्य की दूरी क्या है? डी। तो देखो यहाँ पर ये जो डी है ये किस किस का योग है? ये आर ए एंड आर सेकेंड आर ए। अब इन दोनों का ये योग है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? 2RA। और यदि हमें यहाँ से सिंगल RA की वैल्यू चाहिए तो ये 2 कहाँ चला जाएगा? D के बटे में। तो आप यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल सकते हो? RA की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये जो त्रिज्या निकल के आएगी ये क्या कहलाएगी? आपकी सहसंयोजक त्रिज्या। इसके बाद हम बात करते हैं मेटेलिक रेडियाई। मेटेलिक रेडियाई क्या है? देखो नाम से स्पष्ट है, किसी भी धातु क्रिस्टल में, मेटल किसको बोलते हैं? धातु को। किसी भी धातु क्रिस्टल में सन्निकट उपस्थित दो धातु परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा क्या कहलाएगा? धात्विक त्रिज्या। सिंपल सी बात है कि आपका कोई भी क्रिस्टल है, क्रिस्टल में आपके दो एटम जो हैं पास पास हैं, इन पास पास वाले एटम के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाएगी? मेटेलिक रेडियाई। समझ में आती है कहानी? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो देखो डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर, किसी धात्विक क्रिस्टल में निकटवर्ती धातु आयनों के नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा धात्विक त्रिज्या कहलाती है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टाइप है त्रिज्या का वो है वैन डर वाल त्रिज्या। देखो अब वैन डर वाल त्रिज्या क्या होती है आप जानते हैं। वैन डर वाल जो फोर्सेस होते हैं वो सबसे कमज़ोर टाइप के फोर्सेस होते हैं। तो ये भी हम जानते हैं कि वैन डर वाल त्रिज्या का मान किस पे डिपेंड करेगा? उनके बीच में बॉन्डिंग पर। और वैन डर वाल जो बल हैं वो किसके मध्य लगता है? वो गैसीय अणुओं के मध्य लगता है। और गैसीय अणु क्या, हम जैसे मान लो ये हाइड्रोजन का एक अणु है और एक हाइड्रोजन का अणु ये है, क्या हम इन दोनों को यूँ पास पास बिठा सकते हैं? बिठा सकते हैं? नहीं बिठा सकते। लेकिन ये कॉपर मॉलिक्यूल, ये कॉपर का एक एटम है और ये कॉपर का एक एटम है, तो इन दोनों को हम पास पास बिठा सकते हैं क्योंकि ये मेटेलिक फॉर्म में ये बैठ सकते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड का आकर्षण और अधिक होता है तो उनके बीच में भी दूरी कम हो सकती है, लेकिन इन दोनों हाइड्रोजन के परमाणुओं को हम पास पास नहीं रख सकते। और ये एक आकर्षण का अनुभव भी करते हैं, ये इतना पास पास तो नहीं रह सकते इनको, लेकिन कुछ दूरी पर होने के बावजूद भी ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो ये किससे जुड़े होते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ वैन डर वाल बंध के द्वारा जुड़े होते हैं या वैन डर वाल बलों के द्वारा जुड़े रहते हैं। अब यहाँ बात करते हैं वैन डर वाल त्रिज्या की। तो भैया हम ये कह सकते हैं ना कि वैन डर वाल बंध द्वारा बंधे किन्हीं दो परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी, इसका नाभिक ये, इसका नाभिक ये कौन से बंध से बंधे हुए हैं? ये वैन डर वाल बंध से बंधे हुए हैं। और वैन डर वाल बंध से बंधे हुए हैं तो इन दोनों के नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा क्या कहलाएगा? वैन डर वाल त्रिज्या आपका कहलाएगा। तो ये 3 टाइप की आपकी त्रिज्या हैं, कोवेलेंट रेडियाई, मेटेलिक रेडियाई और वैन डर वाल रेडियाई। यहाँ पर हम बात करें कि कौन सी त्रिज्या का मान सर्वाधिक होगा और कौन सी का सबसे कम होगा।
तो सबसे कम मान कौन सी त्रिज्या का होना चाहिए, वो होता है धात्विक त्रिज्या, क्योंकि धातु के अंदर जो आपके धातु एटम्स है वो बिल्कुल पास पास होते हैं। और इसके बाद इससे ज्यादा मान किसका होगा, वो मान होगा आपका किसका, जो है कोवेलेंट रेडियाई का या सहसंयोजक त्रिज्या का। और सहसंयोजक त्रिज्या से ज्यादा मान किसका होगा, वान डेर वाल त्रिज्या, क्योंकि इसमें गैसीय मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं और दोनों के नाभिकों के मध्य की दूरी अधिक होती है, और उस दूरी का आधा आपका क्या कहलाएगा, वान डेर वाल त्रिज्या कहलाएगा। अब बात आती है यहां पर कि जो आपके जो त्रिज्याएं हैं, एटॉमिक और आयनिक त्रिज्याएं। अच्छा, एटॉमिक और आयनिक त्रिज्या में अंतर क्या है कि हम या तो किसी एटम का जो न्यूट्रल चार्ज है उसके नाभिक और उसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी है उस दूरी को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियाई। लेकिन यदि वो एटम आयनिक फॉर्म में है तो फिर उसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो वो उसकी आयनिक त्रिज्या कहलाएगी। जैसे मैं बात करूं, ये तो सोडियम और एक है सोडियम प्लस, तो किसकी त्रिज्या कम होगी, ऑब्वियसली सोडियम प्लस की कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, इस पर प्लस चार्ज आ चुका है। प्लस चार्ज आएगा तो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, प्रोटॉन कम नहीं हुए, और प्रोटॉन का आकर्षण बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन और पास आ जाएंगे, और पास आएंगे तो त्रिज्या कम होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि आयनिक त्रिज्या और परमाणुवीय त्रिज्या दोनों के मान अलग अलग होते हैं, पर ये निर्भर करते हैं कि आयन कौन सा है। यदि यहाँ पर पॉसिबल हो, जैसे मान लो मैं बात करूँ आपको क्लोरीन की और क्लोरीन ऋण आयन की, तो किसकी त्रिज्या ज़्यादा होगी, Cl माइनस की त्रिज्या का मान Cl की तुलना में ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाने से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन बढ़ेगा और नाभिक का आकर्षण कम होगा। इस कारण से इसकी त्रिज्या का मान क्लोरीन की तुलना में अधिक होगा। तो कई सारी बातें हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं इनको कौन कौन से कारक ऐसे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ एटॉमिक रेडियाई, परमाणु त्रिज्या को ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला जो कारण है वो है न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा है आपका नंबर ऑफ सेल्स, और तीसरा है शील्डिंग इफेक्ट। देखो, प्रभावी नाभिकीय आवेश, कोषों की संख्या और परिरक्षण प्रभाव, ये सब चीज़ें आपको तब जाके समझ में आएगी जब आपको आवर्त सारणी का पूरा ज्ञान हो। अब बात करते हैं हम प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश वो आवेश की मात्रा जो किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर इसके नाभिक द्वारा जो है लगता है आकर्षण का बल, उसे हम प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम प्रभावी नाभिकीय आवेश की। प्रभावी नाभिकीय आवेश परमाणु त्रिज्या को किस प्रकार से प्रभावित करेगा। यहाँ हम बात करते हैं, ये आपका कोई भी केंद्र है, ये इसके बाह्यतम ऑर्बिटल्स हैं, इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स आपके चक्रण गति कर रहे हैं। अब यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन्स के मध्य जो एक आकर्षण बल लग रहा है ये आपका कहलाएगा इस नाभिक के द्वारा जेड इफेक्ट। इसे हम बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब इसका जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है इसका आर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हम यूँ कह सकते हैं कि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान यदि बढ़ता है तो आर का मान क्या होगा। मान लो इसका मान बढ़ा, इसके खींचने की क्षमता बढ़ी इलेक्ट्रॉन्स को। अब इलेक्ट्रॉन्स पास आएंगे तो क्या त्रिज्या का मान कम होगा, त्रिज्या का मान डिक्रीज होगा। तो हम एक रिलेशन निकाल देते हैं यहाँ पर, ये देखो आर प्रोपोर्शनल टू 1/z इफेक्ट। जेड इफेक्ट यदि बढ़ेगा तो आर का मान कम होगा, जेड इफेक्ट यदि घटेगा तो आर का मान इंक्रीज होगा। यहाँ पर आर का मान इंक्रीज हो जाएगा। तो एक रिलेशन निकल कर आता है अपना आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्ट। समझ में आती है कहानी। इससे आगे हम बात करते हैं
कोषों की संख्या, नंबर ऑफ सेल्स। अब हम जानते हैं कि आवर्त सारणी के एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कोषों की संख्या बढ़ती है, और हम जानते हैं कोषों की संख्या बढ़ती है तो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी भी बढ़ती है। और जब बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ रही है और नाभिक से दूरी बढ़ रही है, जैसे मान लो यहाँ है तो यहाँ से यहाँ आने पर आपकी जो है त्रिज्या का मान घटा या बढ़ा, बढ़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कोषों की संख्या बढ़ने के साथ साथ जो है आर का मान बढ़ेगा। देखो यहाँ पर n क्या है, कोषों की संख्या, और n इंक्रीज देन आर आल्सो इंक्रीज। अगर आपके नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती है तो त्रिज्या का मान भी बढ़ेगा, चाहे वो परमाणु त्रिज्या हो या आयनिक त्रिज्या हो। n बढ़ेगा तो आपका जो है r बढ़ेगा। तो हम इसे यूँ लिख सकते हैं n प्रोपोर्शनल r या r प्रोपोर्शनल n। यदि r का मान भी बढ़ रहा है तो आपका n बढ़ेगा। समझ में आती है कहानी यहाँ तक? इससे आगे हम बात करते हैं कोषों की संख्या, आपका हो गया। तीसरा है शील्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव को हम सिग्मा द्वारा प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर R प्रोपोर्शनल टू सिग्मा जो आपका रिलेशन आ रहा है, ये रिलेशन कैसे आया, शील्डिंग इफेक्ट को उससे पहले समझना होगा हमें। शील्डिंग इफेक्ट आखिरकार होता क्या है, परिरक्षण प्रभाव क्या होता है। आप यहाँ देखिए, जो आपका ये केंद्र है, किसी भी परमाणु का एक पार्ट मैंने लिया है जिसका केंद्र आपका ये जो है Z, जिससे मैं इसको दिखा रहा हूँ, ये आपका इसका न्यूक्लियस है। और इस न्यूक्लियस के बाहर ये कक्षाएं आप देख रहे हो, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हो। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अपने चक्रण कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, प्रत्येक कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स इस ब्लू लाइन द्वारा देखो आपको इधर आकर्षित होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन ब्लू लाइंस को मैंने क्या नाम दिया है, ये है आकर्षण बल या अट्रैक्टिव फोर्सेस। कौन से हैं? अट्रैक्टिव फोर्सेस बाय न्यूक्लियस। किसके द्वारा लग रहा है आकर्षण बल? यहाँ पर न्यूक्लियस के द्वारा। और इसके बाद जो आपको यहाँ, और यहाँ पर जो अपनी रेड लाइंस जो दिखा रखी है, ये रेड लाइन क्या शो कर रही है? ये इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण। भैया प्रतिकर्षण होगा ही, क्योंकि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स पर नेगेटिव चार्ज है, और हम जानते हैं सेम में रिपल्सन होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। तो भैया इस कक्षा के बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स के मध्य एक प्रतिकर्षण होगा। इस कक्षा और इस कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी प्रतिकर्षण होगा। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट चार्ज है। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो सभी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस द्वारा आकर्षित रहेंगे। देखो ब्लू लाइन से मैंने दिखा रखा है। अब अगर इनका एक आकर्षणीय बल हो तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नाभिक में जाके भस्म हो जाएंगे। तो उनको बचाने के लिए जो एक इफेक्ट होता है, वो इफेक्ट कौन सा है? इन इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉन्स से प्रतिकर्षण। इसके कारण ये इलेक्ट्रॉन्स कक्षाओं में चक्रण गति करते रहते हैं और नाभिक की तरफ आने से बचे रहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आंतरिक कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला प्रतिकर्षण प्रभाव परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। हम जनरली इस बाह्यतम कोष की बात करते हैं, इन्हीं को हम कंसिडर करते हैं कि ये जो इनर सेल्स द्वारा बाह्यतम सेल्स में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल है, यही आपका परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। तो देखो हमने कहा यहाँ से यहाँ यदि आपका R का मान बढ़ता, सिग्मा का मान बढ़ता है। सिग्मा क्या है? परिरक्षण प्रभाव। अगर सिग्मा बढ़ता है मतलब परिरक्षण ज़्यादा होता है, इनका प्रतिकर्षण ज़्यादा होता है। अब प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा, मान लो ये प्रतिकर्षण ज़्यादा करे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो यहाँ से यहाँ की दूरी बढ़ी या घटी? दूरी बढ़ी। तो हमने यही तो कहा है ना, देखो यहाँ पर R प्रोपोर्शनल सिग्मा, सिग्मा बढ़ेगा तो R बढ़ेगा और सिग्मा घटेगा तो R घटेगा। यही हम समझाना चाह रहे थे। इससे बाद जो अगला टॉपिक है आपका परमाणु त्रिज्या की आवर्तिता।
आवर्तिता से आप समझते हो कि परमाणु त्रिज्या जो आपकी होती है या आयनिक त्रिज्या होती है, ये किस प्रकार से घटती है या बढ़ती है, किसी वर्ग में, किसी आवर्त में, ये हमें आना चाहिए। लेकिन ये तभी आएगा जब हम कंसेप्टिवली आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आवर्त सारणी के हम इन ग्रुप वर्ग में, जो है परमाणु त्रिज्या किस प्रकार से परिवर्तित होती है। जैसे मैं बात करूं डाउन द ग्रुप, यानी कि आपके वर्ग हैं, और इस वर्ग में मैं बात कर लेता हूं सिर्फ फर्स्ट वर्ग की, जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये एक वर्ग हैं। इस वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं तो मतलब हमने क्या कहा था, n प्रोपोर्शनल टू r। बात समझ में आती है। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि यदि आपके एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ेगा। बात समझ में आती है। एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स में वृद्धि हो रही है। तो ये तो हो गई आपकी इन ग्रुप वाली बात क्लियर। यदि हम बात करें इन पीरियड, तो देखो वर्ग में आवर्तिता आपने समझी कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आपके जो है आर का मान सदैव इंक्रीज होगा। अब हम बात करते हैं किसमें, एक पीरियड में। पीरियड किसे कहा था अभी हमने, जो आपकी हॉरिजेंटल लाइंस हैं, ये आपकी आवर्त सारणी में क्या कहलाती है, पीरियड कहलाती है या आवर्त कहलाती है। तो हम जानते हैं कि इधर आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, देखो मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ आवर्त सारणी में एक बार। हाँ देखिए यहाँ पर आवर्त सारणी में जो आपकी हॉरिजेंटल लाइंस हैं, जैसे मैं बात करूं इस आवर्त की, पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त। अब यहाँ पर चौथे आवर्त में हम बाएं से दाएं जा रहे हैं। आवर्त मतलब नंबर ऑफ सेल्स, यहाँ पर एक ही कोश में जो है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी, और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी तो उसके रेफरेंस में प्रोटॉन भी बढ़ेंगे। प्रोटॉन बढ़ेंगे तो उन पर जो है बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन हैं उन पर यहाँ से एक आकर्षण बल लगेगा, और आकर्षण बढ़ता जाएगा तो जेड इफेक्ट का मान इंक्रीज होगा। अब समान दूरी पर जो है इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं और उसी के साथ साथ आपके नाभिक में जेड इफेक्ट भी बढ़ रहा है, तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो थोड़ा सा पास आ जाएंगे, थोड़ा सा पास आ जाएंगे। तो हम देखते हैं यहाँ से यहाँ जाने पर जेड इफेक्ट का मान बढ़ रहा है, क्योंकि उसी एक सेल के अंदर प्रोटॉन्स की संख्या भी बढ़ती जा रही है। और जो मैं आपको बता चुका हूँ अभी, जेड इफेक्ट का मान हमेशा आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इंक्रीज होता है। और हम जानते हैं यदि जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है तो आर का मान डिक्रीज होता है। यह भी हम थोड़ी देर पहले एक रिलेशन निकाल कर समझ चुके हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जो आपकी रिक्यूरेंस इन पीरियोडिक टेबल हैं, आवर्त सारणी में आवर्तिता है जो एटॉमिक रेडियस की। तो मैं फाइनली आपको बता देता हूँ कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुवीय त्रिज्या का मान सदैव बढ़ता है, जबकि एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जो है परमाणुवीय त्रिज्या का मान कम होता है, जिसका कारण है प्रभावी नाभिकीय आवेश में होने वाली वृद्धि।
बात समझ में आती है यहाँ तक? तो देखिए यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे रिक्वेरेंस की, अब रिक्वेरेंस की हमने बात कर ली कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर त्रिज्या का मान बढ़ता है और एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रमाण में त्रिज्या का मान घटता है। लेकिन अब यहाँ पर जो है कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं, और आपसे मैं बता दूं कि 101% जो आपका प्रश्न है वो अपवादों से ही पूछा जाता है, क्योंकि जो सामान्य बातें वो आपको पता होती है, लेकिन ये जो चीज़ें ये आपको पता नहीं होती। तो अपवाद नंबर 1 जो है इसका प्रमाण में त्रिज्या में जो एक्सेप्शंस हैं, पहला जो अपवाद है आपका ये है, अक्रिय गैसों की त्रिज्या आवर्त में सर्वाधिक होती है। देखो अभी अभी हमने कहा कि एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रमाण में त्रिज्या का मान कम होता है, कारण जेड इफेक्ट का मान बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर जो अक्रिय गैसें जो सबसे लास्ट में उपस्थित है 18वें वर्ग में, उन गैसों का जो है मान, इनकी त्रिज्या का मान है वो सर्वाधिक होता है। अब सर्वाधिक क्यों होता है? सर्वाधिक होती है क्योंकि हम जो अक्रिय गैसें हैं इनकी त्रिज्या को हमेशा वैन डर वाल त्रिज्याओं के रूप में व्यक्त करते हैं, और ये हम जानते हैं कि वैन डर वाल त्रिज्या का मान अन्य सभी प्रकार की त्रिज्याओं से अधिक होता है। मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले इसी लेक्चर में बता चुका हूँ कि त्रिज्याओं में सबसे जो मान है धात्विक त्रिज्या का सबसे कम, इससे ज़्यादा आपकी सहसंयोजक त्रिज्या, और इससे बड़ी आपकी वैन डर वाल त्रिज्या। ये आपकी जो है इनकी साइज का क्रम है। तो हम जानते हैं कि वैन डर वाल त्रिज्या का मान सर्वाधिक होता है, इसी कारण से आपके अक्रिय गैसों की त्रिज्या आवर्त में सर्वाधिक अधिक साइज वाली या सबसे अधिक रेडियस वाली होती है। दूसरा जो अपवाद है महत्वपूर्ण, वो है तीसरे व चौथे आवर्त के तत्व, जैसे आपके एल्यूमिनियम और गैलियम की बात कर लेते हैं। किसकी? एल्यूमिनियम और गैलियम की त्रिज्याएं दूसरे और तीसरे आवर्त, मतलब ये तो आपका दूसरा, ये तीसरा और ये आपका चौथा। तो यहाँ बात की जा रही है तीसरे और चौथे आवर्त की त्रिज्या, दूसरे और तीसरे आवर्त की त्रिज्या। हम कहते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पर, क्या डाउन द ग्रुप जाने पर त्रिज्या का मान बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में आने पर त्रिज्या का मान बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ देखो अपना जो अपवाद है वो कह रहा है कि तीसरे व चौथे आवर्त के तत्वों एल्यूमिनियम गैलियम की त्रिज्याएं दूसरे व तीसरे आवर्त, दूसरे तीसरे आवर्त में कौन? बोरान और एल्यूमिनियम के तत्वों की त्रिज्याओं में अधिक अंतर नहीं है। इनकी त्रिज्याएं लगभग हम कह सकते हैं समान है, समान नहीं है तो थोड़ी बहुत इनमें वेरिएशन है इनके साइज में, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं। जितना अंतर अपने ट्रेंड के अनुसार होना चाहिए वो नहीं है। तो आपको मैं बता चुका हूँ कि आवर्त सारणी में हमने जो अभी पढ़ा वो कुछ इस तरीके का आपका इसका जो है ये पैटर्न होता है। ये आपका पहला वर्ग, ये दूसरा और ये तीसरा। यहाँ पर आप पहले दूसरे तीसरे में आए, यहाँ ये आपका पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग। अब जैसे ही आप तीसरे से चौथे वर्ग में चौथे आवर्त में आते हो, समझ चाहूँगा, चौथे आवर्त में आप यहाँ आते हो, तो आवर्त में आए तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ इन एलिमेंट्स के बाद में यहाँ से यहाँ तक के 10 इलेक्ट्रॉन्स जो आपके डी एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के 6 और 3 ये और 10 ये, तो टोटल 18 एलिमेंट्स आपके यहाँ पर कौन है? आपका इस जगह पर
बोरॉन, यहाँ एल्यूमिनियम और यहाँ गैलियम। तो देखो इस रूप में जमे हुए बोरान, एल्यूमिनियम और गैलियम। तो एल्यूमिनियम से गैलियम के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने एलिमेंट्स और आगे नए, वो 18 एलिमेंट्स। यहाँ से लेकर यहाँ तक 18 एलिमेंट्स टोटल आ गए हैं। तो यहाँ पर देखो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम के बीच में 18 एलिमेंट और आ गए हैं इस जगह पर। तो इनके द्वारा प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन और बढ़े और 18 इलेक्ट्रॉन 18 प्रोटॉन बढ़ेंगे, 18 प्रोटॉन बढ़ेंगे तो प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान में वृद्धि होगी। और प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान में वृद्धि होगी तो हम कहते हैं कि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, जेड इफेक्ट बढ़ेगा, तो परमाणु त्रिज्या का मान कम होगा। तो वही हम कहना चाह रहे हैं। तो स्पष्ट है कि यहाँ पर ये जो 18 एलिमेंट्स एक्स्ट्रा जो आए हैं, इनके कारण आवर्त, जो तीसरे आवर्त से चौथे आवर्त में जाने पर जो आर के मान में वृद्धि का प्रभाव है वो जेड इफेक्ट बढ़ने से कम हो जाता है। इस ही कारण से इनकी त्रिज्याओं में अधिक अंतर नहीं होता। इसके बाद जो थर्ड एक्सेप्शन है आपका, लास्ट एक्सेप्शन, वो है पांचवें एवं छठे आवर्त के तत्वों की परमाणुीय त्रिज्याएं लगभग समान होती है। ये सारी चीज़ें आपको आवर्त सारणी से ही आएगी। अब पांचवें छठे आवर्त कौन सा है, कहाँ है, पता ही नहीं है, तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि आवर्त सारणी आपने नहीं पढ़ी है तो एक बार पढ़ लो, याद कर लो। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताओ, मैं आपको उसका समाधान जरूर बताऊँगा। तो यहाँ इसका जो मेन रीजन है, पांचवें और छठे आवर्त के बीच में क्या लफड़ा हुआ कि इनकी त्रिज्याएं समान होती। अभी थोड़ी देर पहले सर आप कह रहे थे कि हम एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो त्रिज्या का मान बढ़ना चाहिए क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं। लेकिन सर अभी अब दोबारा आप कह रहे हो कि छठे आवर्त, ये छठा आवर्त और छठे आवर्त से सातवें आवर्त में आप जा रहे हो, यहाँ से यहाँ जा रहे हो, तो लगभग इनकी जो त्रिज्याएं हैं वो लगभग बराबर हैं। ऐसा क्यों है, क्या कारण है? तो भैया हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस जगह पर क्या होता है। आपका एक लेंथेनाइड भी आता है, मालूम है, कुछ कुछ याद आया, जिसपे न्यू स्टार लगा रहता है। और लेंथेनम के बाद में आने वाले 14 एलिमेंट वो कहाँ पड़े रहते हैं, आवर्त सारणी के नीचे लेंथेनाइम सीरीज के रूप में। इसके बाद यहाँ एक्टिनम भी आता है। तो एक्टिनम को क्या बोलते हैं हम, एक्टिनम के बाद आने वाले तत्वों को एक्टिनाइड, लेंथेनम के बाद आने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, लेंथेनाइड। इसी तरह जो यहाँ से यहाँ आपका जो पांचवें आवर्त छठे आवर्त में जब हम जाते हैं तो यहाँ लेंथेनम के बाद आने वाले वही 14 तत्वों के कारण इसके यहाँ पर जेड इफेक्ट का मान बढ़ जाता है नाभिक में। और जेड इफेक्ट का मान बढ़ने के कारण पांचवें आवर्त से छठे आवर्त में जाने पर इनकी जो आर का मान बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ता। उसका मुख्य कारण वही है आपका लेंथेनाइड संकुचन। आपने पढ़ा भी होगा लेंथेनाइड संकुचन को। तो ये आज आपका पहली यूनिट का जो है एक टॉपिक कंप्लीट होता है, एटॉमिक रेडियस। इसको आप प्रॉपर तरीके से नोट्स तैयार कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। कोई भी समस्या हो, यदि आपको आवर्त सारणी को लेकर कोई समस्या हो तो उस पर चर्चा हम बाद में कर लेंगे, पर आप मुझे बताओगे तो ही मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। और आपको प्रॉब्लम नहीं है तो मैं उस बारे में आगे कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। धन्यवाद।